Hello guys, welcome to all of you. Welcome बच्चों. This is second class of quantitative aptitude for CUET, IPMAT, St. Xavier's, क्राइस्ट एंड मैनी मोर एग्जाम्स. तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं. आई एम श्योर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. ठीक है, मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस बताता हूँ, सिर्फ ना केवल फॉर्मूले का यूज़ करके बल्कि पेपर में आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं. विद इन 30-40 सेकेंड्स भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं. ऐसे टेक्निक्स, ऐसे शॉर्टकट्स भी हम इन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विद दिस लिटिल इन्फॉर्मेशन. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हमारा पेड बैच भी होता है बेटा, फिर मैं डायरेक्ट क्लास पे आता हूँ. तो जिन बच्चों को नहीं पता, हमारा एक एवेंजर्स बैच निकल चुका है, ओपन हो चुका है, जो कि हमारा CUET, IPMAT, NPAT, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाता है. इसमें आपको सारी लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं. सभी फैकल्टीज़ के हैंड रिटन बुक्स होती हैं इसके अंदर, एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट्स होते हैं और डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है 24 आवर्स. तो ये सारी कंप्लीट बेनिफिट्स आपको पेड कोर्स में मिल जाएंगे. चलिए आते हैं डायरेक्ट क्लास पे हमारे. तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं. बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे. बिलीव में आपको मज़ा आ जाएगा. बस लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. CUET में, IPMAT में जिस जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस आप सारे समझ सकते हो. ठीक है, और मैं यहाँ पे बल्कि कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चलूँगा. बट आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट बल्कि कम होती है, हमारी थोड़ी सी राइट अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. अगर क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ करें तो सवाल बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं. चलिए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ. तो ये वाला सवाल, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. इट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट बिलीव मी 90% जनता इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करके आती है. आप कहते हैं सर इन क्वेश्चंस में भी गलती हो जाती है. करिए इस क्वेश्चन को, तो मिलके करते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन ये कहता है कि x²/√2 इज इक्वल टू √72. तो x का वैल्यू बताइए. क्वेश्चन बहुत बेसिक है बट ध्यान से देखिएगा इधर. तो कैन वी से, अगर हमें x²/√2 इज इक्वल टू √72 दिया हुआ है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन में ये बोल सकता हूं कि जो x² का वैल्यू होगा वो होगा √2 इंटू √72, है ना. √2 इंटू √72. तो x² का वैल्यू हमारा आ जाएगा, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, कैन वी से, दोनों को एक ही रूट में लेके आ सकते हैं. एक ही रूट में लेके आ सकते हो. 2 इंटू 72, तो हम कहेंगे 2 इंटू 72 होता है हमारा √144. तो √144 होता है 12. अब ध्यान से सुन लो मेरी बात. ये 12 बेटा x का वैल्यू नहीं आया हमारा अभी तक. तो x² ही चल रहा है ना. हमने इसको छेड़ा कहाँ है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को अभी तक छेड़ा कहाँ पे है, हमने तो सिर्फ राइट हैंड साइड को देखा है. तो x² का वैल्यू 12 आया है. तो x का वैल्यू तो हमारा प्लस माइनस √12 आएगा ना. तो आंसर होगा प्लस माइनस √12. अब बताइए कोई ऑप्शन मैच करता है क्या? A, B, C, D में से तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता. तो आंसर ऑप्शन E हो जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चन में भी बच्चे गलती कर देते हैं. क्या गलती करते हैं? फटाफट प्लस माइनस 12 लगाए आते हैं. और CUET जैसे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन से हमारे साथ खेल जाते हैं. CUET, क्राइस्ट, NPAT, आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है और थोड़ा सा सेकंड थॉट जरूर देना होता है कि क्वेश्चन कभी जल्दबाजी में गलत ना हो जाए. चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. ये लीजिए ये वाला सवाल. सो अगेन दिस सीम्स टू बी अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट मैं आपको उस तरह के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और करके पक्का आते हैं. मेरी बात समझ रहे हो? करके जरूर आते हैं, मतलब -1 आता है, कहीं ना कहीं गलत हो जाता है. बट हम यहाँ पे गलती नहीं करेंगे. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत मजे में करेंगे. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1/2 पावर है रूट के साथ और इज इक्वल टू x है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू क्या होगा बताइए ABCDE में से. इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए. अगर मैं यहाँ पे अगर मैं √2 पूछता आपसे, सिंपली √2 पूछता, तो आप क्या कहते हैं? √2 तो सर 2 की पावर 1/2 होता है. बताओ, ठीक है ना, यही होता है ना, 2 की पावर 1/2. एक बार फिर से अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी वैल्यू पूछूं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा हो, तो ये √3 होता है. तो √3 एक्चुअली कितना होता है? आप कहेंगे सर एक्चुअली ये होता है 3 की पावर 1/3. एक्चुअली होता है ये 3 की पावर कितना? 1/3. एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको बताता हूं. जो यहाँ पे रूट के ऊपर लिखा होता है ये दूसरी तरफ जाता है और उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. 3 लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? 1/3. और ये रूट हट जाता है बेटा. होता है क्या है, ये 2/1 लिखा हुआ था, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? 1/2 और रूट हट जाता है. यही तो होता है, यही तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं. बट अब सवाल में थोड़ा सा हमसे स्मार्ट पूछ लिया, कुछ स्मार्ट बना के पूछ लिया क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था. क्वेश्चन में लिखा हुआ था
कि √3, हाँ जी x का वैल्यू है, x को ऐसे कैसे रहने दो √3, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे 1/2 थी। हमने कहा ये 3 तो 3 का 3 लिख लेंगे। देखो होता क्या है, जो यहाँ लिखा होता है वो दूसरी तरफ जाता है, उल्टा हो जाता है और रूट हट जाता है। ऐसे ही ये 1/2 दूसरी तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उल्टा हो जाएगा। उल्टा उल्टा मतलब 2/1 हो जाएगा और रूट हट जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बच्चे कहेंगे कुछ नई बात सीखी सर। नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन सारे ही कहीं ना कहीं 6th-7th क्लास में इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, बट आपके लिए सवाल नया था क्योंकि 1/2 है तो दूसरी तरफ जाके 2/1 हो जाएगा और रूट हट जाएगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3² और 9 बनेगा आंसर। अगेन ABCD में से कोई भी नहीं बनता, तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर E बनेगा। E इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर मजा आ रहा होगा इन सवालों में। छोटे छोटे से कैच हैं इनमें, हाँ जी, हमारा थोड़ा सा हमें पता लग जाता है कि देखो जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर बच्चे ही देते नहीं है जनरली। मैं 5 ऑप्शन बना के दिए, 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। ऊपर वाले ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन अगर मैं गायब कर दूं, अगर हटा दूं, तो 4 ही ऑप्शन दिखेंगे आपको। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना होता है हमें। चलो और बढ़िया सवालों पे चलते हैं, और क्वेश्चंस पे चलते हैं। सवाल बहुत है हमारे पास, तो थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन लेना चाहेंगे। वो लेने से पहले मैं आपको ये वाला सवाल करवाता हूँ। देखो ये CUET में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस तरह के रेशो प्रोपोर्शन पे, बट बहुत आसानी से हम कर भी सकते हैं, बट शॉर्टकट के साथ करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन। कहते हैं इन स्कूल देयर इज रेशो of 4:3 between boys and girls. Boys और girls का रेशियो जो है 4:3 है. If the number of girls increased by 10%, their number is 363. अगर गर्ल्स को 10% बढ़ा दिया जाए तो जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो 363 हो जाएंगी. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है तो मुझे ये बताइए, बॉयज़ अगर 4x मान लूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि बॉयज़ जो हैं वो 4x हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? आप कहेंगे सर गर्ल्स हो जाएंगी 3x, लेकिन गर्ल्स को हमने 10% से बढ़ा दिया। 10% कितना होता है? 10/100, 1/10। देखो बेटा 10% बढ़ाने का मतलब होता है 3x है तो उसमें कितने का इंक्रीज हुआ? जैसे अगर 30 होता तो कितने का इंक्रीज होता? 3 का इंक्रीज होता। 3x है तो कितने का इंक्रीज हुआ? 0.3x का। डेसिमल लगा दो इसके आगे, ठीक है ना? और इसको आप निकाल भी सकते हो। 10% कितना होता है? 10/100। 10/100 किसका? 3x का। तो कैन वी से ये 3x/10 है, और 3x/10 कितना होता है? 0.3x। तो 0.3x का इंक्रीज हो गया, तो लड़कियां कितनी हो गई? 3.3x हो गई, ये लड़कियां हो गई। और वो क्वेश्चन में कहता है हमें, एग्जामिनर सवाल में कहता है कि जो अब लड़कियां हो गई वो 363 के बराबर है। हमने कहा ठीक है, तो ये वैल्यू 363 है, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 363 डिवाइड बाय 3.3 को 33/10 लिख लेंगे। इसे काटेंगे तो 33 बन जा 33 बचेगा 11 और ये ऊपर निकल आएगा। तो x का वैल्यू आपका 110 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा था बताइए टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल नाउ, तो स्कूल में अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? तो मुझे बताइए अब कितने स्टूडेंट हैं? भाई बॉयज तो 4x हैं, लेकिन लड़कियां 3.3x हो गई। उसने कहा नाउ मतलब नए वाले, तो लड़कियां तो अब 3.3x हो गई ना बेटा। तो 7.3x का वैल्यू बताना है, तो हमने कहा बता देंगे। 73 × 110 करना है हमें, तो ये 7.3 × 110 तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। सो 73/100 × 110, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 730 + 73 इट कम्स आउट टू बी 803। तो आंसर ऑप्शन सी मैच करता है और यही सवाल का आंसर था। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चे कहते हैं सर कोई शॉर्टकट समझना चाहेंगे? देखो 2 लाइनों में सवाल कर देंगे, 2 लाइनों में। 2 लाइनें भी आपके लिए लिखूंगा, नहीं तो विदाउट यूजिंग पेन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कैसे सर? देखो पेपर में आके देखो बेटा, देखो 30 सेकंड्स में कैसे सवाल होता है। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट इस सवाल का ये बनेगा, मुझे ये बताइए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? आप कहेंगे सर 4:3, तो आप 4:3 ही ले लो। बॉयज 4 मान लो, गर्ल्स 3 है, लेकिन गर्ल्स में 10% का इंक्रीज हुआ, मतलब कि इसमें 10% इंक्रीज का मतलब है 0.3 का इंक्रीज। बोलो सही है? 10% तो एक बार डेसिमल लगा दो, है ना? तो 0.3 का इंक्रीज मतलब गर्ल्स कितनी हो गई? 3.3। तो कैन वी से जो गर्ल्स 3.3 है वही तो डिनोट करती है 363 को। नहीं समझे? ये 3.3 किसको डिनोट करता है? आप कहेंगे सर यही तो 363 को डिनोट करता है। मैंने कहा सही बात है। तो 1 किसको डिनोट करेगा? आप कहेंगे 363 डिवाइड बाय 3.3। और यदि मैं पूछूं, मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है गर्ल्स और बॉयज अब कितने हैं टोटल मिला के। तो बॉयज है 4, गर्ल्स है 3.3। तो कैन वी से 7.3 का वैल्यू पूछा है, तो 7.3 किसके इक्वल हो जाएगा? हम कहेंगे 363 डिवाइड बाय 3.3
इनटू में 7.3, देखो ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये इससे काटोगे तो 11 आएगा, 11 को 63 से आप मल्टीप्लाई कर दें, इट कम्स आउट टू बी 803। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब हमने ना एक्स माना ना कुछ माना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी में ही शॉर्टकट लगा दिया, उसी में शॉर्टकट लगा के ये क्वेश्चन खत्म कर दिया। देखो मजा आया है सवाल करके। इस तरह से आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो पेपर में। सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। चलिए और देखिए क्वेश्चन, ये वाला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा। बच्चे कहेंगे सर बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले चाहिए होते हैं, मैं कहता हूँ कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होता। और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कहीं ना कहीं, आपको सीयूईटी में मिल जाएंगे, आईपी मैट के भी सवाल अभी मैं मिक्स करके लेने वाला हूँ। मैक्सिमम ये क्वेश्चन मिलते हैं हमें। बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला नहीं पता हमें, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, बिना फॉर्मूले के आप पेपर में सवाल कर दोगे। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। मैथ्स में कोई फॉर्मूला होता थोड़ी है, मैथ्स में बनाया जाता है बेटा फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन में कहते हैं सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹1285 इन 4 years एंड टू ₹1330 इन 5 years। सिंपल इंटरेस्ट, पहले मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जहां पे हमारा जो पैसा लगाया है वो सेम रहता है, मतलब कि प्रिंसिपल सेम रहता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसा हम लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके पहले आपको ये बात समझा दूं बेटा। जैसे मान लो मैंने 1000 लगाए 10% पे, तो वो एक साल बाद कितने हो जाएंगे? 1100। देखो 10% का क्या मतलब होता है? 10/100 इंटू 1000। तो 100 रुपये बढ़े, 100 रुपये बढ़े तो 1100 हो जाएंगे। और फिर 10% के हिसाब से 2 साल बाद 1200 हो जाएंगे। फिर 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से 3 साल बाद 1300 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 10% मिलता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो हमेशा इनिशियल अमाउंट में मिलता है। ये इनिशियल अमाउंट है ना, जो हमने पैसा लगाया, हम ब्याज पे पैसा देते हैं, हम ब्याज पे पैसा लेते हैं, जो हमने पैसा लगाया उसी पे बार बार हमें 10% मिलता है। बताइए ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है। इतना इतना ध्यान रखो ठीक है। अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन पे। मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमारे पास 1285 कितने साल के बाद हो गई? आप कहेंगे सर 1285 हो गई 4 साल के बाद की अमाउंट है, इतना पैसा हो गया। क्या ये 1285? ये बेटा प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके, जैसे यहाँ 1303 साल के बाद हो गया था, समझ गए? ऐसे ही 1330 हमारा कितने साल के बाद है? आप कहेंगे सर 5 साल के बाद है। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कितने साल बीत गए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सर 1 साल बीत गया, बोलो ठीक है। यहाँ से यहाँ 1 साल बीत गया, और यहाँ से यहाँ वैल्यू कितनी बढ़ गई? 1330 में से 1285 माइनस कर दो तो 30 + 15 45 रुपीज़ बढ़ गई। तो कैन वी से 1 साल में जो 45 रुपये बढ़े, यही तो सिंपल इंटरेस्ट है, यही तो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। इसका मतलब है 1 साल में 45 रुपये का ब्याज मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हर साल 45 रुपये ब्याज मिलता है, बिल्कुल सही बात है। और हर साल अगर 45 रुपये ब्याज मिलता है, और हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे प्रिंसिपल, सम मतलब होता है प्रिंसिपल। याद कर लो, याद कर लो, सम मतलब क्या? प्रिंसिपल। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा, हमने कहा बता देंगे। प्रिंसिपल कैसे बताएंगे? एक बात बताओ, 1285 में कितने साल का इंटरेस्ट एडेड है? ये अमाउंट कितने साल के बाद की थी? आप कहेंगे 4 साल के बाद की। तो बेटा इसमें कितने साल का इंटरेस्ट एडेड है? आप कहेंगे सर 4 साल का। तो अगर मैं 1285 में से 45 रुपये 45 रुपये 45 रुपये 45 रुपये 4 बार माइनस कर दूं, क्या सर? 45 45 45 45 4 बार माइनस कर दूं तो कैनवी से प्रिंसिपल आ जाएगा। भाई जो इंटरेस्ट था वो तो मैंने माइनस ही कर दिया ना, समझो बात को। 1285 मेरा टोटल पैसा था 4 साल के बाद, इसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों था। तो अगर मैं 4 साल का इंटरेस्ट हटा दूं, 45 45 45 45 4 बार माइनस कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, सम आ जाएगा। वही तो पूछा था, सम मतलब प्रिंसिपल। तो कैन वी से 1285 माइनस 180, तो आंसर होना चाहिए सर इस क्वेश्चन का कितना? अगर ये माइनस कर दोगे तो कितनी आई वैल्यू? 1285 में से, हाँ जी, कितना बन गया? 180 माइनस करके। तो आप कहेंगे सर 180 माइनस करेंगे तो 200 माइनस करते तो 1085, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1105। तो 1105 रुपये हमारा प्रिंसिपल बनना चाहिए। यही सवाल का आंसर था, खत्म हो गया सवाल। देखो मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं ये सवाल करने में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देखो पेपर में कैसे करना। आप कहेंगे 1280 सर, 1285 4 साल के बाद, 1330 5 साल के बाद, 45 रुपये बढ़े 1 साल में, तो 4 साल में बढ़े 180 रुपये। 1285 में से 180 माइनस कर दीजिए, 1105 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे करना होता है हमें पेपर में, समझ रहे हो चीज़ों को? तो इसके लिए क्या आपको बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले चाहिए पेपर? हाँ जी, नहीं चाहिए एक्चुअली, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसे ही सवाल हो जाते हैं बेटा। बोलो समझ में आ रही है चीज़ें सबको? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मज़ा आ रहा होगा सवाल करके। ये लो ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी ध्यान से पढ़ो। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कैसे अरे तुम कोई फॉर्मूले के पीछे मत जाओ, सब कुछ मैं यहीं करवा दूंगा, ठीक है? तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर में, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। लेकिन सारी क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी, बस मेरी क्लासेस को देखते जाओ आपको, ठीक है? अच्छे से देखते जाओ। आपके CUET जनरल टेस्ट में, IP मैट, इंदौर, रोहतक, जिप मैट,
क्राइस्ट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो बेटा, सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबकी तैयारी मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको, मिक्स क्वेश्चंस ले लेके, है ना, और समझ भी आ रहे होंगे आपको, 100% समझ में आने चाहिए, बस थोड़ा सा हाँ जी राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखो मैं सिर्फ बेसिक फाउंडेशन से बता रहा हूँ और 30 सेकंड में बता रहा हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days इफ A अलोन कैन डू दिस वर्क इन 36 days whereas B अलोन कैन डू इट इन 12 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल C अलोन कंप्लीट द वर्क। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं सर। A कितने दिन में काम करता है? 36 डेज में। B कितने दिन में काम करता है? 12 डेज में। हमें बताना क्या है, C कितने दिन में करेगा। क्या गिवन है? ये गिवन है कि तीनों मिलके 6 डेज में करते हैं। ये गिवन है कि तीनों मिलके 6 डेज में करते हैं। हाँ जी चलो मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ अगेन, A कितने दिन में करता है? आप कहेंगे सर 36 डेज में। B कितने दिन में करता है? एक लाइन लिखनी है मेरे को, ध्यान से समझना। B कितने दिन में करता है? आप कहेंगे सर 12 डेज में। बताना किसका है? C का। C मान लो X डेज में करता है पूरे काम को, ठीक है। और तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? आप कहेंगे सर तीनों मिलके पूरे काम को 6 डेज में करते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा जो डेज के आते हैं, जो वर्क के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हमें एक दिन का काम कंपेयर करना होता है। बस याद कर लो। याद क्यों करना, वैसे भी समझने वाली बात है। कितने दिन का काम? एक दिन का। एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का। जैसे एक दिन में कितना काम करेगा? अगर 36 डेज में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे 1/36। भाई पूरा काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/36। बी का एक दिन का काम बताओ, उल्टा कर दो। बी का एक दिन का काम उल्टा कर दो, कैन वी से 1/12। सी का एक दिन का काम बताओ, आप कहेंगे 1/x। भाई x डेज में अगर पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x। तो ये ए का एक दिन का काम आ गया, ये बी का एक दिन का काम आ गया, ये सी का एक दिन का काम आ गया। तीनों को ऐड किया तो तीनों का एक दिन का काम आ गया। और तीनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करते हैं? 6 डेज में। तो एक दिन में कितना करेंगे? आप कहेंगे एक दिन में सर 1/6 करेंगे। क्या ये इसके इक्वल होना चाहिए? बिल्कुल। देखो ये ए का काम, ये बी का, ये सी का, और तीनों को ऐड कर दिया तो ए बी सी का। तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/6। ऐसे क्वेश्चंस में बस उल्टा कर देना होता है आपको। आपको क्या करना होता है, देखो ये इक्वेशन भी होती है कि ए का एक दिन का काम 1/t। हाँ जी, टी क्या है? टाइम लेता है। बी का एक दिन का काम 1/tb, सी का एक दिन का काम 1/tc। तीनों का मिलके एक दिन का काम मान लो TA + B + C, जो आपको देखो गिवन था। बस इस तरह से इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने बिना इस फॉर्मूले के आपको बता दिया, अब तो फॉर्मूला भी रख दिया मैंने। लगा देना पेपर में और हो जाएगा क्वेश्चन। अब एलसीएम बताओ बेटा, यहाँ पे एलसीएम बोलो कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे ये बन जाएगा। एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अब ये करते हैं कि 1/x का वैल्यू ले लेते हैं। तो 1/x कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1/x हो जाएगा सर 1/6 माइनस 1/36 माइनस 1/12। बिल्कुल सही बात है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 ऊपर आएगा, 6 माइनस 1 माइनस 3, इट कम्स आउट टू बी 2/36, इट कम्स आउट टू बी 1/18। 1/18 किसकी वैल्यू है? 1/x की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का वैल्यू कितना आ गया? 18 डेज। तो 18 डेज आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। यही सवाल का उत्तर था। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से खत्म कर सकते हो आप सवाल को। बोलो समझ में आए ये चीज़ें? इस तरह से करना है बेटा आपको, इस तरह से, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं 1-2 बातें आपको बता दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं सब कुछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ बेटा, वर्ड याद रखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है एडू कैप्टन पे, कंप्लीट प्लेलिस्ट, टॉपिक वाइज कंप्लीट प्लेलिस्ट। हाँ जी, 2 से 3 प्लेलिस्ट है, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट के नाम से होगा आपके पास। मेरा नाम ध्यान रखिएगा, संदीप गर्ग, ठीक है। संदीप गर्ग सर देखेंगे आप, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, कंप्लीट। इसके अलावा LRDI की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। जो भी प्लेलिस्ट है उसमें एक एक क्वेश्चन, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, उनसे देखिए, उनको सभी वीडियोस को देख लीजिए आप। आपका हाँ जी, मुझे कैसे पता लगेगा आपने वीडियो देखा? तो हर एक क्वेश्चन के पीछे एक होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक वीडियो के पीछे। उसका होमवर्क में डालिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हाँ बेटा मेरे लिए क्या मोटिवेशन है, मेरे लिए यही मोटिवेशन है। आपका एक लाइक, आपके लिए सिर्फ लाइक है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक करिएगा और ये प्लेलिस्ट देखना मत भूलिए, यहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं से कुछ नहीं करना आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये वाला सवाल पढ़ लो। क्या कहता है क्वेश्चन? द एवरेज मार्क्स ऑफ मधु इन 4 सब्जेक्ट्स इज 64। हाँ जी, 4 सब्जेक्ट में मधु के 64 मार्क्स हैं, एंड शी गोट 69 मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट। व्हाट इज द न्यू एवरेज मार्क्स obtained by मधु इन 5 सब्जेक्ट्स। देखो सबसे पहले कन्वेंशनल तरीका, सभी तरीके बताता हूँ। ये बताओ कितने सब्जेक्ट्स में 64 हैं? 4 में। तो एवरेज कभी भी निकालते हैं बेटा तो याद रखिए, एवरेज होता है हमारा
sum of quantity into number of quantity, sum of quantity divided by number of quantity, है ना। sum को किससे डिवाइड कर देते हैं, सभी क्वांटिटी के sum को नंबर से, और अगर sum निकालना है तो हम सिंपल कहते हैं एवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर से। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ऐसे फॉर्मूला कुछ नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसकी, विदाउट पेन बताऊंगा क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले समझ लो चीज को। आप ये बताओ सबसे पहले एवरेज कितनी दी हुई है आपको 64, नंबर कितना है 4, तो सम ऑफ क्वांटिटी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर ये बन गई हमारी 240 प्लस 16 256। अब ये बताओ उसके 69 मार्क्स और आ गए, तो 256 तो पहले से था, इसमें 69 और ऐड कर दो, तो टोटल मार्क्स कितने बन गए, आप कहेंगे 5 और ये आएगा 325 उसके टोटल मार्क्स बन गए। कितने सब्जेक्ट्स में, 5 सब्जेक्ट्स में। तो एवरेज निकालनी है तो क्या फॉर्मूला था, एवरेज निकालनी है तो सर फॉर्मूला था सम कितना है 325, नंबर कितना है 5, तो कैन वी से दैट 65 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया फॉर्मूले से, फॉर्मूला कुछ नहीं है, समझ आ गया, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगती है, क्वेश्चन कर देना पेपर में। अब आ जाओ मेरे तरीके से, देखो मैं कैसे करूंगा पेपर में। मैं कहूंगा अगर उसके 5th सब्जेक्ट में भी, देखो विदाउट यूजिंग पेन, जानना चाहेंगे, हाँ जी थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर उसके 5th पेपर में भी 64 मार्क्स ही होते बेटा, देखो एवरेज का मतलब होता है एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अगर 5th में भी 64 होते तो कैन वी से एवरेज पे कोई इंपैक्ट ना आता, एवरेज 64 होती, भाई 64 पहले थी। अगर उसके 5वें सब्जेक्ट में भी 64 होते तो कोई एवरेज पे इंपैक्ट थोड़ी आता, जितनी एवरेज चल रही है उतनी की उतनी रहती। लेकिन एवरेज से कितने मार्क्स ज़्यादा थे, आप कहेंगे एवरेज से 5 मार्क्स ज़्यादा थे सर, एवरेज से कितने मार्क्स ज़्यादा थे, 5 मार्क्स ज़्यादा थे। इससे एवरेज बढ़ेगी या कम होगी, आप कहेंगे बढ़ेगी, तो 64 तो होगी ही होगी, यस सर। और 5 मार्क्स अगर ज़्यादा है तो वो कितने सब्जेक्ट्स में बटेंगे, आप कहेंगे सर 5 सब्जेक्ट में बटेंगे, क्योंकि अब 4 नहीं 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो 5 नंबर जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो 5 सब्जेक्ट में बढ़ेंगे, उसकी वजह से एवरेज कितना इंक्रीज करेंगे, कैन वी से 1 करेंगे 5/5, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 65। खत्म हो गया सवाल। बच्चे कहते हैं मजा तो आया, समझ नहीं आई सर बात, समझ हो जाएगा। अगर 64 ही होते अभी 5th सब्जेक्ट में भी, तो कैन वी से 64 का 64 रहता, आप कहते हैं बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन कितने मार्क्स ज़्यादा थे एवरेज से, आप कहेंगे 5 ज़्यादा थे सर। तो 5 मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन कितने सब्जेक्ट्स में, 5 टोटल। अब वो 5 मार्क्स जो ज़्यादा थे कितने सब्जेक्ट में बटेंगे, 5 में बटेंगे ना बेटा, अब 5 बचे हैं, तो एक सब्जेक्ट में एवरेज कितनी बढ़ेगी, 1 की, तो 64 + 1 कैन वी से 65 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो ये बातें समझ में आ रही हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सवाल देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं मिलके। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैट इज 180। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जानते हैं सब, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हमने खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हम बेच रहे हैं, उनका डिफरेंस 180 का है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, एसपी माइनस सीपी, जितने में हमने बेचा जितने में हमने खरीदा उन दोनों का डिफरेंस, है ना, जितने में हमने खरीदा जितने में हमने बेचा उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट। हाँ जी, एक बात ध्यान रखें आप, इस तरह के क्वेश्चन को देखो बहुत आसानी से बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना है। आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ 180 का, उसको मैं प्रॉफिट बोल सकता हूं, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, और यही तो दिया हुआ है हमें। तो हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे सर ये 180 दिया हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट 180 दिया हुआ, प्रॉफिट 180 दिया हुआ है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए प्रॉफिट निकलता किस पे है। भाई आपने बीबीए किया, आपने बहुत अच्छी जगह से ग्रेजुएशन किया, कुछ भी किया, आपने उसके बाद अपना बिजनेस खोल दिया, बिजनेस किया तो 180 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा, जितने में हमने प्रोडक्ट को बनाया, बेचा नहीं बेटा, जितने में बनाया कितने में था, मान लेते हैं बनाया सीपी में था, है ना, सीपी को कॉस्ट है, मान लो एसपी और सीपी को मैं एक्स मान लेता हूँ, सीपी को एक्स लेट कर लेता हूँ, तो जो प्रॉफिट होगा वो एक्स पे होगा। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का, 20% का, तो आपको कहेंगे 20% जो एक्स का आएगा, जो 20% एक्स का निकाल के आएगा वही तो प्रॉफिट है, वही तो 180 रुपये है। भाई प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट सीपी पे होता है। तो कैन वी से 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180। तो क्या मैं यहां से, हाँ जी, क्या मैं यहां से सीपी 900 बोल सकता हूं, 180 इंटू 180 इंटू 5 900 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। लेकिन सीपी 900 आया है बेटा, और सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस 180 है। तो मुझे बताइए एसपी को मैं 900, तो देखो मेरा सीपी है, 180 का मेरा प्रॉफिट है, 180 का प्रॉफिट है, वो ऐड कर दूं तो एसपी पूछा हुआ था, क्या इसका आंसर 1080 बोल सकता हूं, क्या आंसर ऑप्शन ए बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, और यही सवाल का उत्तर था। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस खत्म हो गया। इससे क्या सीखा हमने, इस सवाल से ये सीखा कि सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और प्रॉफिट या लॉस
फोकस हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। बताओ समझ में आ रहे हैं? और सवाल लेता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप टेलीग्राम ग्रुप के बारे में जानते होंगे बेटा, नहीं जानते तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसको ज्वाइन करिए, अभी तक नहीं किया है तो एडू कैप्टन के नाम से है, एडू कैप्टन सर्च करिए आप और इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाएंगे हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और दूसरी बात, एडू कैप्टन की ऐप है जिसको आप डाउनलोड करते हैं यदि, तो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये सारे नोट्स आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करके रखिए, आपका फ़ायदा है, दूसरा स्टडी मटेरियल भी है उसमें और बाकी बहुत कुछ भी है, अगर आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत बेनिफिशियल चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, बट नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। नोट्स कौन से? जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बेटा, सारे नोट्स हम वहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सवाल आपके सामने। हाँ जी, कहने के लिए अगेन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंडेड का क्या मतलब है सर? कंपाउंडेड क्वेश्चन पढ़िए पहले। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹320 अमाउंट्स टू ₹405 इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 12.5% ईयरली? 12.5% ईयरली का क्या मतलब होता है भाई? सम ऑफ, पहले तो ये बताओ कितना पैसा लगाया आपने? 320 रुपये, कितना बन गया? 405। वो कहता है कितने साल में बनेगा? अगर आपको एक साल का 12.5% इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडेड का क्या मतलब होता है? पहले एग्जांपल लेके समझाता हूँ बेटा, सिंपल का मतलब समझ में आ गया था आप लोगों को। हर साल हमें इंटरेस्ट इनिशियल अमाउंट पे मिलता है। कंपाउंडेड में क्या होता है? एग्जांपल लेके पहले बात को समझाता हूँ। जैसे मैंने 1000 रुपये लगाए, 10% के हिसाब से, 10% कितना होता है इसका? 100, 10% 1/10, 1/10 और 1000 कितना? 100, तो 1100 हो जाएगा। लेकिन अगला 10% जो मिलेगा मुझे वो 1100 पे मिलेगा। अच्छा, 10% का मतलब जानते हैं? 10/100 मतलब 1/10, 1/10 ऑफ 1100 110, तो ये 1210 हो जाएगा। समझ रहे हो? अगला 10% मुझे 1210 पे मिलेगा, एक जीरो हटा दिया करो। अगला 1210 मुझे 10% मुझे 1210 पे मिलेगा, 121 ऐड करोगे 1210 पे तो 1331। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जो पिछले साल की अमाउंट थी वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। पिछले साल की अमाउंट थी अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। पिछले साल की जो अमाउंट थी वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। राइट अंडरस्टैंडिंग से करो, इनके फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूले की जरूरत हो तो बेटा मैंने जैसा बोला वो प्लेलिस्ट मेरी जरूर देखना, कमेंट में मुझे बताना आप देख रहे हैं। इस साल मुझे बहुत सारे बच्चे देखते हुए मिलने चाहिए, क्योंकि वो कंप्लीट आपकी रिवीजन के लिए है, ठीक है। बच्चे कहते हैं हम अपने से प्रैक्टिस कहाँ से करें? वहाँ से करो ना क्वेश्चंस को। चलो आ जाओ जरा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे बताऊंगा। पहले बताओ 12.5% कितना होता है? फ्रैक्शन में निकाल लो बेटा। फ्रैक्शन में परसेंटेज को निकालना होता है ना, तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो 12.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये डेसिमल हटा दोगे तो ये वैल्यू है 125 और ये 100 है, इंटू में 10। इसे काटेंगे तो 5, इसे काटेंगे तो 4 और ये काटेंगे तो यहाँ 2, तो ये फ्रैक्शन में 1/8 होगी। फ्रैक्शन में, हाँ जी, थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। देखो तरीका जो मैं बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको करके। कितना है ये? 1/8 है सर। देखो अब आप कोई फॉर्मूला मत लगाओ, आपसे पूछा हो कितने साल में। अगर मैंने 320 रुपये लगाए हैं तो 1/8 इंक्रीज हुआ है। 1/8 किसका? 320 का। तो 320 का 1/8 कितना होता है? 1/8 ऑफ 320 एक साल बाद इंक्रीज हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 40 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। तो एक साल के बाद की वैल्यू हो जाएगी 360 रुपये। लेकिन हमें कितना चाहिए? 405। एक साल के बाद तो 360 ही होगा। फिर अगले साल फिर मुझे 1/8 मिलेगा, 12.5% मतलब 1/8। फिर मुझे 1/8 मिलेगा, लेकिन 1/8 किसका सर? इस बार किसका बताओ? इस बार 360 का, पिछले हाँ जी, पिछले साल वाली वैल्यू का। ये काटेंगे तो 45 मिलेगा। 45 रुपये इंक्रीज करोगे तो 405 हो जाएगा। देखना जगह मुझे 405 चाहिए था। यस सर। कितने साल के बाद की अमाउंट है? 2 साल के बाद की। कितने साल लगेंगे? 2 साल लगेंगे। तो कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 2 ईयर्स? यही सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये मजा आया होगा बच्चों। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा, बट क्वेश्चन करके आपको अच्छा लगा होगा। वीडियोज़ मेरे आते रहेंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन लूँ एक वीडियो में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन लाइक करना बनता है। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं हर तरीके के क्वेश्चंस पेपर में जो आए हैं हर हफ्ते 2 से 3 क्लासेस लेके आपको समझाता रहूँगा। 3 भी क्लास लूँगा, ज़्यादा भी लूँगा। सारे ही क्वेश्चन जितने भी हमारे आईपी मैट CUET में आ सकते हैं, आए हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। आपका मैथ्स बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैथ्स अच्छा भी ना हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही, आपकी थिंकिंग एबिलिटी से आप क्वेश्चंस निकालना सीख जाओगे। तो चलिए अब आ चुका है होमवर्क का टाइम। बच्चे होमवर्क का आंसर देते हैं, बट पिछले वाले क्वेश्चन में ज़्यादा बच्चों ने दिया नहीं आंसर। मैं आंसर जरूर देखता हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कि आंसर बच्चे दें। क्वेश्चन बहुत है बेटा, अगली क्लास में भी हम ले लेंगे। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये वाला रहेगा। दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो आंसर बताइएगा मुझे क्या बनेगा, और वेट रहेगा मेरा हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। और
अगेन मैं 3-4 चीज़ें जो आज बताई हैं आपको एक बार कंक्लूड करते हुए वीडियो ख़त्म करता हूँ। एवेंजर्स बैच करके हमारा पेड बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दूसरा, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है संदीप गर्ग के सर के नाम से, उस प्लेलिस्ट से आप उस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठाइए, आपको कहीं और से प्रैक्टिस नहीं करनी, सारी कंप्लीट टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन समझाए हुए हैं। नंबर 3, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नंबर 4, अगर अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप डाउनलोड करके रखिए, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ ये क्लास हमारी आज की ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया आपके लिए पढ़ा के, आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ के, ऐसे ही मैं बिल्कुल होप करता हूँ, आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू बच्चों।